नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि बिहार एसएससी के लिए जो प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलाई जा रही है, जिसके तहत टोटल 40 वीडियो आने वाली है, तो उन 40 में से आज 17वीं वीडियो को आप वॉच कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 17 वीडियो और 17 पीडीएफ जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप में हैं उनको प्रोवाइड करा दिया है। आशा करते हैं कि आप देखे ही होंगे। देखिए दोस्तों, जिनको भी बिहार एसएससी की एग्जाम देनी है, शुरू से अंत तक सीरीज को फॉलो कीजिए और एक प्रश्न के कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं, उन एक्स्ट्रा फैक्ट को अच्छे से सुनिए और जो आपके लिए पहली बार सुन रहे हो या हो रहा हो उनको नोट करिए कहीं। अगर आप पीडीएफ बाय करते हैं तो फिर आपके लिए तो इजी है, आप टिक करके भी काम चला सकते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे इस चैनल पे जो भी कंटेंट मैं देता हूं, नाम के ऊपर थोड़ा कम फोकस करें, काम के ऊपर फोकस करें, क्योंकि आप जानते हैं कि प्योरली रिफाइंड कंटेंट होते हैं जो आपकी एग्जाम के अंदर आएगी। हाँ, ये बिहार की सीरीज है तो बिहार के कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि जिनको एसएससी का एग्जाम देना है वो नहीं देखे। आपको इंडिया के अंदर कोई सा भी एग्जाम देना है, यूपीएससी और बैंक को मैं थोड़ा 2 मिनट साइड में रख देता हूं। इसके अलावा तो आप हमारे सीरीज को फॉलो कर सकते हैं और अपना 6 महीना अगर मेरे चैनल पे बिता दिए, आपने देखे, लगातार टच में रहे, तो आपको जो है एग्जाम निकालना इजी हो जाएगा। आज भी कोई एक बच्चा अभी जो है कहीं सेलेक्ट होके मुझे मैसेज करा था व्हाट्सएप पे, मैंने टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट किया भेजा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और पूरे इंडिया में 10वां स्थान लाया है, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पहले प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार कोलकाता में स्थापित उच्चतम न्यायालय में कितने जो है सदस्य हुआ करते थे, या फिर जो उच्चतम न्यायालय स्थापित किए गए थे वो कितने सदस्यीय थे। देखिए लैंग्वेज की अलग अलग बात हो जाती है, तो 4 सदस्यीय हुआ करता था, है ना। देखिए एक जैसे प्रश्नों को एक जगह बताऊंगा, ये भी एक अच्छी बात होती है ना। तो 4 सदस्यीय था। ये जो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसी के तहत 1774 में कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट का गठन करा गया था। उन चारों में जो आपका सीजीआई हुआ करता था पहला, ये था इलिजाह इम्पे। ये रेलवे पहले बहुत बार पूछता था कि कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट का गठन किया था उसका मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो इसका ध्यान रखेंगे, इलिजाह इम्पे। देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन है अभी आप इससे रिलेट कर सकते हैं। जो वर्तमान में हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसका गठन कब किया गया मेरे भाई, तो 1950 में करा गया, है ना। इसमें जो अभी सीजीआई है कौन है, डीवाई चंद्रचूड़ साहब हैं। इसके अलावा इनके क्रमांक क्या है, तो ये 50वें नंबर के हैं। पहले कौन थे, तो जस्टिस हीरालाल जे कानिया जी थे। इनके अलावा अभी सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, तो 33 + 1 हो सकते हैं, 34 हो सकते हैं। 1 आपका सीजीआई और 33 जो है ऐसे जो आम न्यायाधीश होते हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। इनके अलावा 1946 में कैबिनेट मिशन में 3 प्रमुख सदस्य थे। कौन कौन, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर इनका नाम है, स्टॉफर्ड क्रिप्स। आपसे जब भी ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने करा, 4 आदमी का नाम दिया और उसमें से एक इन तीनों में से नहीं होता है, जो आपको छांटना होता है, और जनरली विंस्टन चर्चिल का नाम रहता है ना। इनके अलावा प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य हुआ करता था, तो 7 गो, है ना। 7 किस रेशियो में था, तो 6 + 1, है ना। एगो जो है ये कौन है, ये भीमराव अंबेडकर साहब हैं जो अध्यक्षता संभाले थे प्रारूप समिति का। देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं कि प्रारूप समिति में जैसे ही चीफ भीमराव अंबेडकर साहब को देखते हैं तो उन्हीं को टिक लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, है ना। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू पेश किए थे। और जवाहरलाल नेहरू को आप लाहौर अधिवेशन के लिए भी याद रखिए। 1929 में कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन होती है जहां पे पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। देखिए मैं हिस्ट्री से ज्योग्राफी साइंस कहीं भी जा सकता हूं अपने लेक्चर के दौरान, तो आपको सहना है और जो अंत तक सहेगा वो जरूर जो है स्वर्ण बन जाएगा जी तब के। इसके अलावा 1885 में कांग्रेस के प्रथम बैठक में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था दादा, 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। कांग्रेस की स्थापना 1885 में होता है, कौन करता है, एओ ह्यूम को जो है आपका करने में तो बहुत आदमी का हाथ होता है, लेकिन नाम दिया जाता है एओ ह्यूम को। एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, जो पहले भी कई दफा हमने इस बात को बताया है और ये आपके एसआई में छपा था। संविधान लागू होने के समय कुल कितने भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त था दादा, तो 24, माफ कीजिएगा 14। और आज कितने भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है दादा, तो 22। ये 22 कहां से आया, तो 8 बढ़ गया जी, 14 + 8। ये 8 कहां से आया, तो सबसे पहले 21वीं संविधान संशोधन होती है, इसमें सिंधी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। फिर हमारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन तीनों भाषा को हमारा 71वां संविधान
संविधान संशोधन के द्वारा दर्जा मिलता है। फिर 71 और 21 को जोड़ेंगे हो जाता है दादा 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषा को दिया जाता है, मैथिली, डोगरी, संथाली और बोडो, इन चारों को जो है जोड़ा जाता है। इस प्रकार 14 से बढ़ के जो है आपका 22 हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो अगला है हमारा कि संविधान निर्माण के समय जो है क्या कुछ था हमारे संविधान में, तो 395 आर्टिकल थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। देखिए बदला क्या है, तो आर्टिकल बदले हैं, ये 450 से अधिक हो गए हैं, अनुसूची बदले हैं, ये 12 हो गए हैं, और सीधे सीधे कहें तो भाग भी बढ़े हैं, लेकिन जो मुख्य आंकड़ा है वो 22 ही है। ये कैसे 22 से 25 बढ़ गया है, तो जब हमारे संविधान में आप जानते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, मौलिक कर्तव्य जो है, ये मुख्य संविधान का भाग नहीं हुआ करता था। इसे 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जोड़े गए थे 10 प्रकार के, लेकिन वर्तमान में 11 प्रकार का है। 11वां 2002 में आया था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो शिक्षा से संबंधित है। तो ये जो मौलिक कर्तव्य जब ऐड किया तो इसके लिए एक भाग की जरूरत पड़ी, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज को रखा गया था उस समय 10 है ना। तो ये हमारा 4 से 4 का ए भाग क्रिएट किया गया और इसमें रखा गया जी फंडामेंटल ड्यूटीज को। उसी प्रकार से जब नगर पालिका की जरूरत पड़ी तो 9 से 9 का एक क्रिएट कर गया, और फिर जब सहकारी समिति के बारे में प्रावधान को ऐड करना था तो 9 से 9 का बी बनाए। तो इस प्रकार 22 से बढ़ के जो 25 हो गए। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ये 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इसमें जो कमी थी किसके अनुसार, अंग्रेजों के अनुसार, क्योंकि उस समय तो हमें फैसला लेने का अधिकार हुआ ही नहीं करता था, है ना। तो उस कमियां को दूर करने के लिए फिर से कौन सा एक्ट आया, तो भैया आप कहोगे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट आया। देखिए मैंने आपको बताया है कि प्रांतों में द्वैध शासन को हमने इंट्रोड्यूस करवाया था, प्रांतों में द्वैध शासन को हमने इंट्रोड्यूस करवाया था, कौन सा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना 1919 के तहत। लेकिन अगर आपको कहे कि भारतीय इतिहास में किस अधिनियम, किस एक्ट के द्वारा जो है द्वैध शासन प्रणाली को इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो आप पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ही कहोगे। ठीक है, इस स्लाइड से आपने जितना कुछ भी सीखा, ईमानदारी से अगर अच्छा लगा हो, ईमानदारी से अगर आपने, है ना, कहीं 1 घंटे की क्लास लेने में इतना बात सीखते हो या फिर अपने बुक से पढ़ के बहुत ज्यादा समय में इतना सीख पाते हो, तो अगर अच्छा लगा हो वास्तव में तो लाइक जरूर करें अगर आपको लगता है कि ठीक है। इसके अलावा तूतला भवानी जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है, तो ये है आपका रोहतास में। इनका नाम है तूतला भवानी, बेसिकली एक मंदिर भी है तूतला भवानी का, तो इन्हीं के नाम पे जो है ये बिहार में रोहतास डेहरी ऑन सोन के पास एक जलप्रपात है ना। जलप्रपात नदी का कौन सा क्रिया है आप लोग मुझे बताएंगे, अपर्दन है कि निक्षेपण है। ठीक है भाई, अपर्दन का जो है, अपर्दन होगा जलप्रपात से कि निक्षेपण होगा, बताइएगा जरा। इसके अलावा देखिए महाराष्ट्र में एक तुलजा भवानी माता होती है, ये है तूतला भवानी। ठीक है, ये बिहार के जो ये वाला सीट आप देख रहे हैं ये मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिया है शुरुआती सेशन में, ताकि बिहार एसआई एग्जाम देने वाले बच्चों को जो है कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, है ना। तो यहाँ पे आप नागी देख रहे हैं, जुमई में है, नकटी है, जुमई में है, जो भी टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है ये आपका पश्चिम चंपारण में है ना, जहाँ पे आपका एक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है और बिहार में एक मात्रे टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा और भी है, ये तो आपने पहले ही रीड कर लिया होगा। मैं चलता हूँ इस सीट को छोड़ते हुए आगे। ठीक है, अब देखिए बिहार के रोहतास के अंतर्गत डेहरी ऑन सोन में ये तूतला भवानी का जो है जलप्रपात ये बता दिया, यहाँ पे एक मंदिर भी बता दिया। बिहार में दुर्गावती जलप्रपात है जो अभी पूछा गया था, कैमूर में है। देखिए दुर्गावती नदी भी है ना, जो कर्मनाशा नदी का जो है छोटा भाई है। ठीक है, कर्मनाशा नदी का, तो ये दुर्गावती नदी के पास ही एक और जलप्रपात है जिसका नाम है तिलहर जलप्रपात, तिलहर भी कहते हैं इसे। तिलहर कुंड से निकलता है ये जलप्रपात, है ना, तिलहर कुंड झील का रूप है, तो वहां से निकलता है, तो इसे भी याद रखेंगे, ये भी आपका वही हो जाएगा रोहतास में। बिहार के प्रसिद्ध जलप्रपात जो सबसे फेमस है ये है ककोलत, ये कहाँ पे है, नवादा में है, रांची रोड जाएंगे तो वहां पर पड़ेगा आपको। इसके अलावा ई अमृत एप्लीकेशन किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है, ई अमृत एप्लीकेशन, तो ये ई अमृत एप्लीकेशन जो है ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। नीति आयोग के बारे में सब कुछ आपसे अनभिज्ञ नहीं है, 2015 में आया था, अध्यक्ष पीएम होते हैं, वर्तमान अध्यक्ष जो है पीएम
पीएम ही हैं उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी, और आपका जो है CEO BVR सुब्रमण्यम साहब हैं। प्रथम की बात करेंगे तो पीएम अध्यक्ष मोदी ही साहब थे। इसके अलावा प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया साहब, और प्रथम CEO सिंधु श्री खुल्लर मैडम बनी थी नीति आयोग के अंदर। अब योजना आयोग नहीं, अब यही चलता है। इनके अलावा सारथी एप्लीकेशन ये सेबी के द्वारा, सेबी की स्थापना आपसे बहुधा एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1998 में होता है और इसको मान्यता मिलती है जी 1992 में। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसके बारे में क्या कुछ खास है तो माधवी पुरी बुच, जो अमरीश पुरी से आप याद रख सकते हैं, तो ये जो है पहली बार सेबी के अंदर महिला अध्यक्षा के तौर पे सिलेक्ट हुई। इसके अलावा सुस्वागतम पोर्टल, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी करी गई है सुस्वागतम पोर्टल। उल्लास एप्लीकेशन ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है उल्लास एप्लीकेशन है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। साथी पोर्टल ये कृषि मंत्रालय के द्वारा है, साथी। और अगर आपने ऊपर देखा हो तो जो सेबी के द्वारा था ना वो सारथी था, सारथी था, जैसे सारथी है ना, और ये है जी साथी है ना, तो साथी है कृषि मंत्रालय का। जल दूत एप्लीकेशन ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया जाने वाली एप्लीकेशन है, ठीक है। इनके अलावा आधा सेकेंड है, आधा मिनट का समय लेके पीडीएफ प्लान थोड़ा समझा देता हूं। अपने यहाँ जो पीडीएफ प्लान है 25 रुपए से लेके 90 रुपए तक के बीच की प्लान है ना। जो बच्चे वास्तव में चाहते हैं कि मुझे एक ही बार किसी बुक किसी और चीज की जरूरत ना पड़े और जीके की एक उम्दा तैयारी हो जाए, तो ये 90 रुपए अगर इस पे इन्वेस्ट कर देते हो तो मैं आपको कहीं पे लिख के दे सकता हूं कि अगर आप करंट से थोड़ा बहुत समय के साथ जुड़े हुए रहे तो ये आपके लिए सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम में। मैं पहले ही बताया बैंक में नहीं, क्योंकि बैंक में बहुत सारे और भी चैप्टर इंक्लूड होते हैं जो इसमें नहीं मिलेंगे आपको। बाद बाकी हर जगह काम करेगा, खास करके एसएससी की तो एग्जाम के लिए रामबान होगी। तो 25 में क्या मिलेगा, एक 57 क्लास का मुहिम चलाया था। जो बच्चे अगर पूरा ये वीडियो देख लिया होगा वो किसी टीचर को अब नहीं याद करेगा, है ना। वो खुद से भी उसको इतना आत्मविश्वास हो गया कि कहां से क्वेश्चन आता है, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा टॉपिक वाइज मिल जाएंगे 25 में। 35 में बिहार एसएससी जो आप वॉच कर रहे हैं इसके 40 क्लासेस मिलेंगे, अभी आज 17वीं वॉच कर रहे हैं, टॉपिक वाइज फ्री में मिल जाएगा। 25 ही खाली खर्च करते हैं, 21 जो अब मैंने सेट चलाया था IBDP सबके लिए, उसके अलावा टॉपिक वाइज मिल जाएगा। 35 में एसएससी जीडी का न्यू सीरीज लॉन्च हुआ है जिसके अंदर 35 वीडियो आने वाली है, 3 वीडियो हुई है, टॉपिक वाइज फ्री मिलेगा। 60 करते हैं बिहार एसएससी जो आपने एसएससी का मतलब ये 57 वाला, इसके अलावा टॉपिक वाइज ये तीनों मिल जाएंगे 60 के अंदर। खाली 40 देते हैं तो 57 वाला सीरीज मिल जाएगा, 21 वाला और टॉपिक वाइज मिल जाएगा। जो सिर्फ एसएससी का एग्जाम देता है उनके लिए यही काफी होगा। इनके अलावा 70 का जो है एसएससी जीडी बीएसएससी 21 टॉपिक वाइज, यानी ये सब मिल जाएंगे आपको। और कुछ नए क्वेश्चन आप जानते हैं कि जो क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ा दूंगा वो पेड सीरीज में दोबारा शायद न लाऊं, और जो टॉपिक वाइज है उनके भी प्रश्न नहीं होंगे। तो इसीलिए कोई भी गेट नहीं छोड़ा हूं सफलता की जो जहां पे आपको बंद नजर आए, सब खोल दिया हूं, है ना भाई, कि ज्यादा से ज्यादा कवर करा पाऊं ताकि आपको जो है कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। 90 करते हैं तो ऊपर में जो भी स्कीम्स है सारे मिल जाएंगे, है ना। चलते हैं आगे। अगर आप पीडीएफ बाय वगैरह करने के मतलब हैं इच्छुक तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप पर आपको रिडायरेक्ट करेगा, लिंक को छुओगे तो, है ना, और वहां पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, ग्रीटिंग मैसेज आएगा, सेम इन्फॉर्मेशन लिखा रहेगा, आपको जो भी प्लान चाहिए उस हिसाब से बात करेंगे, आपको देगा। इनके अलावा निम्नलिखित में से किस संस्थान के प्रमुख के साथ मिलान गलत किया गया है, इस प्रकार से। भारतीय ओलंपिक कमेटी के पीटी उषा हैं क्या? हाँ है। भारतीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब होती है? 1927 में सर दोराबजी टाटा के द्वारा, और सर दोराबजी टाटा इनके प्रथम अध्यक्ष भी थे। पीटी उषा को देखिए पयोली एक्सप्रेस कहते हैं, जैसे ढींग एक्सप्रेस आपका हिमा दास को कहता है, और इसे जो है गोल्डन गर्ल और उड़न परी भी कहा जाता है। आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बर्कले है क्या? हाँ, इसके कार्यकाल समाप्त हो रहे थे, इसके कार्यकाल को पुनः बढ़ाया गया है, तो ग्रेग बर्कले हैं, ये न्यूजीलैंड के, है ना। इसके अलावा आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट वाला जो है। इनके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रमेश पवार, ये तो बहुत गलत है भाई, भारतीय महिला टीम के कोच भी रमेश पवार नहीं है, ये अब ये हट चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं एक बार जो है ये लैमलाइट में भी आ गया था, पुनः बना और अब हट गया है। अब जो भारतीय टीम के महिला कोच बने हैं ये अमूल मजुमदार बने हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। और पुरुष टीम के एजीटी अभी राहुल द्रविड़ साहब है। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के कल्याण चौबे अपने आप में सही मैच किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होता हुआ। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है, और सचिव कौन है? जय शाह है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि बीसीसी में जो आपका सिलेक्ट करता होता है, चयन करता, उनके अध्यक्ष कौन है, तो अजीत आगरकर को बनाया गया है, ठीक है भाई, अजीत आगरकर को। ऐसा नहीं कि सर ने बताया था बीसीसीआई के अध्यक्ष भैया रोजर बिन्नी और उसके आगे कोई वर्ड और भी लिखे हैं और आपने ध्यान ही नहीं दिया और रोजर बिन्नी मार के आए, घर आके मिला, गलती हो गया। तो ऐसा नहीं करना है। जो सिलेक्टर हैं उनके जो चयनकर्ता समिति के अध्यक्ष है ना बीसीसीआई के अंदर, अजीत आगरकर हैं। इनके अलावा भारतीय
ओलंपिक कमेटी का गठन 1927 में हुआ था, दोराबजी टाटा को बता दिया। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बाय के अध्यक्ष हेमंत बिश्व शर्मा है, आप सही सोच रहे हैं, जो असम के आपका जो है मुख्यमंत्री साहब हैं, ये बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी है। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष दीपा मलिक। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया, जैसा हर दिन के भांति इसमें जो आपके साइंस के क्वेश्चन है वो वीडियो के लास्ट में मिलेगा भाई, ठीक है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक निजी क्षेत्र के बैंक नहीं है? आईडीएफसी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, आईडीबीआई। इन सबों को देखने से पता चलता है कि आईडीबीआई जो है ये सरकारी है, बाद बाकी ये सब प्राइवेट है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। आईडीबीआई का फुल फॉर्म भी आपसे पूछता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1964 में हुआ था, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। ये भारत सरकार के अधीन एक वित्तीय कंपनी है जो बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल कराती है लोगों को, ठीक है। इसके अलावा देश के अधिकांश बैंकों का विलय हो जाने के बाद जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बचे हैं ये मात्र 12 बचे हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, जैसे आपने कई सारे बैंकों का विलय होते हुए देखा होगा। इसके अलावा वर्तमान में है ना, ये क्या भाई, सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के स्थान पर किया गया था, मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान अध्यक्ष दिनेश खारा साहब है, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो ये आपका ये जो गलती है ना, ये सार्वजनिक, इसको मैं चेंज करके दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था 1955 में, 1921 में, तो ये भी 3 बैंकों को मर्ज करके बना गया था। कौन कौन से? बैंक ऑफ मद्रास, कोलकाता और बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार 1969 में कितने बैंकों का ये पूछा जाता है, तो 14 बैंकों का, और दूसरी लॉट में जो हुई 1980 में 6 बैंकों का, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है या फिर भारत का सेंट्रल बैंक भी कह सकता है, हालांकि यहाँ पे कंफ्यूजन है क्योंकि सेंट्रल बैंक भी है इंडिया में एक बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का, ठीक है, फिर भी, लेकिन अन्य देश में अगर केंद्रीय बैंक की बात करेंगे तो आप सेंट्रल बैंक भी कह सकते हैं। इसीलिए आपसे क्वेश्चन करता है एग्जामिनर कि नोबेल में जो इकोनॉमिक्स का पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो ऑप्शन में एक ऑप्शन होता है कि भाई है ना, स्वीडन के सेंट्रल बैंक, ठीक है, स्वीडन का सेंट्रल बैंक सीबी देता है, तो यही आपका राइट आंसर होता है। वहां का जो केंद्रीय बैंक है वो अर्थशास्त्र में बाद में आपका नोबेल देना स्टार्ट किया, ठीक है। इसके अलावा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसे बैंकों का बैंक, अंतिम ऋणदाता बैंक, ये सब भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1935 में हिल्टन यंग आयोग के अनुसार हुआ था। मुख्यालय आपका मुंबई में है। वर्तमान अध्यक्ष शक्तिकांत दास 25वें नंबर के हैं, पहले वो स्वर्ण सीमित हुआ करते थे, बाद में भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख साहब बना था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है मौद्रिक नीति बनाता है, साख सृजन करता है, नोट छापता है, प्रतिभूतियों की लेन देन करते हैं, है ना। ये जो मौद्रिक नीति है इसी के अंदर आपके बहुत सारे चीज आ जाते हैं, सीआरआर, एसएलआर, है ना, रेपो रेट, बैंक दर, ये सभी के रिवर्स रेपो रेट, ये सब आ जाते हैं। तो मतलब इकट्ठे मैंने बताया ये सब होता है। इसके अलावा मैंने इकोनॉमिक्स के अंदर अन्य क्लास में आपको प्रैक्टिस सेट के दौरान इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन में आपको बता दिया हूँ, रेपो रेट कब बढ़ता है, कब घटता है, क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब बता दिया हूँ। इसके अलावा निम्नलिखित में से प्रमुख नदियां तथा उनके किनारे बसे हुए शहरों का मिलान गलत है। मैं हमेशा गलत वाला ही बताऊंगा, इससे क्या ज्यादा मैं कवर करा पाऊंगा, अगर सही वाला बताऊंगा तो फिर नहीं एक्स्ट्रा फैक्ट लिखने में बन पाएगी, है ना। तो चंबल क्या कोटा नदी के किनारे है? एकदम है भाई, चंबल की नदी के किनारे है कोटा। इसके अलावा मदुरई शहर गोदावरी नदी के किनारे है ना, रखने दीजिए। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, समस्तीपुर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे, इन सभी को देखने में मदुरई ही गलत है। मदुरई जो है जनरली बेगई नदी के किनारे है, बगई नदी के किनारे है मदुरई शहर। तो मदुरई शहर कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में, बगई नदी के किनारे। मदुरई में कौन सी मंदिर है दादा? मीनाक्षी मंदिर, ये भी आपसे पूछा जाता है। मीनाक्षी, मीन माने होता है मछली, है ना, मछली, मुझे लगता है जैसे मीनाक्षी का अर्थ होता होगा कि जिसकी मछली जैसे नयन हो, है ना। इसके अलावा तमिलनाडु में तंजौर की बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। इसका राजराज प्रथम ने चोल शासक जो है स्थापना करवाया था, इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसके अलावा बिहार के प्रमुख नदियों में गंगा नदी सबसे प्रमुख है, और गंगा के किनारे बिहार के कुल 12 डिस्ट्रिक्ट स्थित होते हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांट देता है, उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार। गंगा के उत्तरी मैदान, दक्षिणी मैदान। नदियों से निर्मित जो भू आकृतियां है उसमें लीव्स है, डेल्टा है, मैदान है, ये सब किसके परिणाम है? निक्षेपण के परिणाम है। देखिए मैं यही क्वेश्चन पूछा और इसी में आपका जो है इंक्लूड है। तथा जलप्रपात होते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, भी आकार की घाटी बन जाती है, ये सब किसके परिणाम है? अपर्दन। अपर्दन समझ रहे हैं? अपर्दन मतलब जैसे एक लोटा
पानी को ऊपर से गिराइए मिट्टी पे, तो वहाँ पे क्या छोटा छोटा जो है खड्डा बन जाएगा, तो वहाँ का मिट्टी कहाँ गया, पानी में जो है धुल गया, है ना। तो जो मतलब वही रेत वही जो धारा है जल का, कहीं ले जाते जाते वो मिनरल को पाटेगा तो उसे निक्षेपण कह दीजिए, है ना। और ये जो हटा है उस घटना को अपरदन कह दीजिए। तो बहुत सारे सिंपल से चीज में आप समझ सकते हैं। इसके अलावा दुनिया की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है भैया, विक्टोरिया झील से निकलने वाली नील नदी है, तथा भूमध्य सागर में जाके मिल जाती है। यानी विक्टोरिया झील का ओरिजिन और अंत भी आपको पता होना, सॉरी नील नदी का, तो नील नदी का ओरिजिन कहाँ है, विक्टोरिया लेक, और गिरता कहाँ है, भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन मिलाता है, आपका स्वेज नहर मिलाता है। और भूमध्य सागर से जो इंडिया में इफेक्ट आता है, कैसा इफेक्ट आता है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो शीतकाल में उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा होती है, इसकी उत्पत्ति का जड़ कहीं ना कहीं आपका भूमध्य सागर ही है, ठीक है। इसके अलावा सबसे बड़ी नदी अमेजोन नहीं भैया, यहाँ सामान नहीं बेचना है, अमेजन है ना, अमेजन तथा अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है मेडिरा। तो दुनिया में सबसे बड़ी सहायक नदी मेडिरा, सबसे बड़ी नदी अमेजन, क्योंकि जल प्रवाह के तौर पे इसे काउंट किया गया है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी क्यांग है, जो कहाँ बहते हैं, चाइना के अंदर, तो इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नदियों के अध्ययन को क्या कहते हैं भैया, पोटामोलॉजी कहते हैं। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं, है ना। चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं, और मिट्टू के अध्ययन को पीडोलॉजी कहते हैं। तो ये कुछ जो है अध्ययन वाली विज्ञान ध्यान रखिए। अटल पेंशन योजना के तहत अनुमान में मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी निर्धारित करी गई है, तो ये 1000 रुपया निर्धारित करी गई है। अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब होती है, 2015 में होती है। उम्र का मतलब क्या है बॉन्ड, तो 18 से 40 वर्ष है, ध्यान रखिएगा, इसकी उम्र ही पूछते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में रिस्क कवर कितना है भाई, 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया है। 18 से 70 एज जो है आपका एज फैक्टर है। इनके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी सुरक्षा वाला योजना है, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली है। ये 18 से 50 वर्ष तक ही लागू होते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की मैक्सिमम लोन सीमा क्या है, 10 लाख। इसमें 3 कैडर होते हैं, मैंने बता ही दिया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2019 में 6000 की राशि दिया जाता है, 3 किस्तों में 4-4 महीना के अंतराल पे 2-2 हजार के एगो नोट। अब तो 2000 चलता भी नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना जन्म से 10 साल के भीतर तक खोले जा सकते हैं, अधिकतम 1.5 लाख रुपए आप सालाना जमा कर सकते हैं बालिका के नाम से। इनके अलावा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है, तो ये भैया कर्णो मल्लेश्वरी। भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला भी कर्णो मल्लेश्वरी ही हैं, जिन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक में भारत के लिए भारोत्तोलन के अंदर कांस्य पदक जीती थी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1991 में हुआ था। यह पुरस्कार के प्रथम विजेता विश्वनाथ आनंद साहब हैं, जो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं, और इनके पुस्तक का नाम भी याद रखें, मैंड मास्टर हैं। इनके अलावा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। इन्हीं के जन्मदिन पे आप 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस सेलिब्रेट करते हो। 2022 के लिए यह पुरस्कार एकमात्र खिलाड़ी टेबल टेनिस स्टार शरत कमल को दिया गया, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में व्यक्तिगत रूप से 4 पदक अकेले प्राप्त कर लिया था। खेल के क्षेत्र में विभिन्न पुरस्कारों में आती है बारी अर्जुन पुरस्कार की। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत होती है 1961 में। 2022 के लिए यह 25 खिलाड़ियों को दिया गया है। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो सिर्फ प्रशिक्षक को ही दिया जाता है, इसकी शुरुआत जो है यहाँ पे मेजर ध्यानचंद नहीं, इसे कर लीजिएगा द्रोणाचार्य, है ना। आज थोड़ा बहुत टाइप जो है 2-3 जगह गलत कर दिया। द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये जो है पुरस्कार सिर्फ प्रशिक्षक को ही दिया जाता है। इसकी शुरुआत आपका 1985 में हुआ था, ठीक है। करेक्ट करके देंगे भैया आपको PDF, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। 1985 में 2022 के लिए 7 खिलाड़ी को दिया गया है, जिसमें 4 आपका रेगुलर श्रेणी में है और 3 आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट में है। और इसके बाद 2023 के लिए जो द्रोणाचार्य है, इसकी भी घोषणा 1-2 दिन में हो जाएगी। हालांकि 3 आदमी जो है 3 खेल से शॉर्टलिस्टेड हुए थे, आज शाम तक हो भी गया होगा मेरे ख्याल में। इसके अलावा भारत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला अमृता प्रीतम है। अमृता प्रीतम का किताब पूछा जाता है पिंजर के लेखिका कौन है पूछा जाता है, तो एक किताब का भी नाम रखिए पिंजर। इनके लेखिका है अमृता प्रीतम, ये पंजाबी उपन्यास है। इनके अलावा रसीदी
टिकट ये भी अमृता प्रीतम ही लिखी हैं। भारत के लिए पहली बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, आप जानते हैं ना कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशियाई नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और ये फिलीपींस के राष्ट्र नेता के नाम पे दिया जाता है। तो ये प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो जेंट्स हुए ये तो हुए विनोबा भावे, लेकिन जो लेडीज हुए ये एम सुब्बा लक्ष्मी मैडम हुई। और एम सुब्बा लक्ष्मी मैडम कौन है? तो कर्नाटक संगीत की महारानी है और इन्होंने ही सबसे पहले भारत रत्न जैसे भारत सरकार के सबसे बड़े अवार्ड को 1998 में संगीत के क्षेत्र में अचीव की थी। तो ये बात भी ध्यान रखना है। इनके अलावा भारत के लिए पहली बार ग्रैमी अवार्ड किसने जीती? महिला वाली होगी बात यहाँ पे खाली, तो तन्वी शाह, और पुरुष वाला मैं मौखिक रूप से बताऊंगा। तो तन्वी शाह फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए जो है उनकी जो गीत होती है जय हो, उनको जो है अलग लिरिक देने के लिए। साथ ही साथ जो ये आपका ग्रैमी अवार्ड है ये जीतने वाले पंडित रविशंकर साहब जो हैं पहले भारतीय हैं जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीते थे। ठीक है, इनके अलावा भारत के लिए पहली बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली महिला मदर टेरेसा 1979 में, और 1980 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। ये शांति के क्षेत्र में जीती थी, है ना, महिला में। और पुरुष में अगर बात करेंगे कि भारत के लिए पहली बार नोबेल कौन जीत करके लाए, तो गुरुदेव लाए यानी रविंद्रनाथ टैगोर साहब। और रविंद्रनाथ टैगोर साहब का शांति निकेतन इसी बार जो है यूनेस्को में 41वें धरोहर के रूप में नॉमिनेट हुआ है। भारत के लिए पहली बार भारत रत्न जीतने वाली महिला ये इंदिरा गांधी है। इसे आयरन लेडी भी कहा जाता है। प्रथम प्रधानमंत्री है महिला में इंडिया का। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या रखा गया है? मस्किटो, मस्कट, मस्कीटो तो मच्छर, मस्कट। तो उज्ज्वला, उज्ज्वला किसके नाम पे? गोरैया के नाम पे रखा गया है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर। इसके अलावा 37वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? मोगा। अब इसकी रिजल्ट मेरे ख्याल में कल शाम को आई है, मैं देख नहीं पाया हूं। अगले वीडियो में इसकी रिजल्ट भी इंक्लूड करूंगा क्योंकि ये पैरा वाला है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात 2022 का शुभंकर सावज था जो शेर के बच्चा के नाम पे था। एशियन गेम 2022-23 का शुभंकर 3 रोबोट के नाम पे रखा गया है, जैसे कि आपको मैं पहले ही बताया था, लेंचिंग चिंगचोंग इस प्रकार का नाम है। इसके अलावा बेटन कप तथा एजरा कप का संबंध किससे है? तो बेटन कप आपका हॉकी से है, एजरा कप आपका पोलो से है। दोनों बात ध्यान रखेंगे। हॉकी खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं। भारत को पहली बार जो ओलंपिक के अंदर गोल्ड मिला था 1928 में हॉकी के अंदर ही मिला था, और अब तक हॉकी के अंदर भारत को 8 गोल्ड मिला है। 10 गोल्ड में 8 गो हॉकी के अंदर, एगो अभिनव बिंद्रा, एगो नीरज चोपड़ा। तो 10 गो गोल्ड का हिसाब आपके पास ही है एकदम जवान पे। इसके अलावा पोलो खेल में कुल 4 खिलाड़ी होते हैं, जबकि वाटर पोलो में 6 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी खेलते समय कुछ शब्दावली है, जैसे सेंटर लाइन, गोल रेखा, बुली, पास बैक, ड्रिबलिंग। इस ड्रिबलिंग पे स्टार लगाएंगे, ये 1 से अधिक खेल में होते हैं। हैट्रिक, देखिए ये भी आपका क्रिकेट में होता है, जब कोई चीज 3 बार रिपीट होता है तो उसे हैट्रिक कहते हैं। आप हैट्रिक विकेट होता है जनरली 2 विकेट के बाद 3 लगातार बॉल में मिले तो। साइड लाइन, टाई ब्रेकर, शॉर्ट कॉर्नर, पावर पॉइंट कंप्यूटर में, और यहाँ भी होता है आपके हॉकी खेल में। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के विजेता जर्मनी है, उप विजेता आपका बेल्जियम रहा था। ये मैच भारत के उड़ीसा स्थित कलिंगा और आपका बिरसा मुंडा स्टेडियम में कराया गया, जहां कलिंगा भुवनेश्वर में, वहीं बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम राउरकेला में है। राउरकेला में फैक्ट्री भी है। किस पंचवर्षीय योजना में लगी थी कमेंट कीजिएगा, है ना। हॉकी मैच की अवधि 60 मिनट की होती है। पहले ये 70 मिनट की हुआ करता था, कल एक बच्चा कमेंट भी किए हैं, तो अब जो है ऑफिशियली 60 मिनट का होता है दादा। हॉकी मैच जो है 4 क्वार्टर राउंड में खेला जाता है। पहले और तीसरे क्वार्टर राउंड के बीच 2 मिनट का गैप दिया जाता है, हालांकि एक फुल ब्रेक भी मिलती है, लेकिन गैप की बात है तो 2 मिनट की पहले और तीसरी क्वार्टर के बीच मिलेगा। इसमें भी येलो और रेड कार्ड का इस्तेमाल होता है, जैसे कि मैंने उसका इस्तेमाल बता ही दिया था कि रेड वाला कार्ड से बाहर होना होता है, येलो मतलब चेतावनी होती है। इसके अलावा प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में कुल कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, IIT जैसे संस्थान की बात हो रही है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में 5 IIT स्थापित की जाने की बात करी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 56 तक रहा था। हेराल्ड डोमार के मॉडल पर आधारित हुआ करता था। कृषि पर विशेष बल दिया गया था। भारत में योजना आयोग जिसकी स्थापना 1950 में हुआ था, योजना बनाने के लिए उत्तरदायी संस्था हुआ करता था, जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद इस योजना को अंतिम रूप से जो है मॉडल देते थे या फिर क्या सर्टिफाइड करते थे। और राष्ट्रीय विकास परिषद की गठन भी आपसे पूछा जाता है, 1952 में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा
हाँ, यहाँ लिखा भी तो है 1952। और योजना आयोग ने 2015 तक यानी नीति आयोग के आने से पहले कुल कितने योजना बना लिए थे? 12। और अंतिम जो योजना था 12 से 17 कार्यकाल के लिए था, लेकिन चला नहीं क्योंकि बीच में ही टर्मिनेट किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस, ये भारत के जिसके जन्मदिन पे आप 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस सेलिब्रेट करते हो, ये वही है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ये महान अर्थशास्त्री है भारत के। तो सेकेंड जो आपका 5 ईयर प्लान है इन्हीं के मॉडल पे आधारित हुआ करता था। अवधि की बात करेंगे 56 से 61 है। भारी उद्योग को बढ़ावा दिया गया। अभी मैंने बात करा राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई, ये तीनों फैक्ट्रियां इसी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। डरो मत, नहीं आएगा तो बताते भी चलूंगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से 66 है। उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, इसमें कृषि और भारी उद्योग दोनों पर बल दिया गया है। योजना अवकाश 1966 से 69 के काल को कहा जाता है। इसके दौरान कोई भी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल नहीं होते हैं। ये एक एक साल के लिए प्लान निकाले जाते हैं, क्योंकि उस समय जो है हम संकट से जूझ रहे थे। बाद में की संकट की बात आए हैं तो उदारीकरण की नीति जो है 1991 में इंट्रोड्यूस तो 85 में ही करवाया गया था, लेकिन लागू करवाया गया था 1991 में नरसिम्हा सरकार के समय में। इसके अलावा इलाहाबाद की संधि 1765 के समय मुगल बादशाह कौन थे? तो शाह आलम सेकेंड थे। 1764 के प्रसिद्ध लड़ाई में जो आपका बक्सर की लड़ाई होता है, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से हार के बाद, से हार के मतलब जीता था ईस्ट इंडिया कंपनी, और हारा कौन था? तो त्रिगुटी सेना। ये त्रिगुटी सेना आप जानते ही हैं कौन कौन होते थे। बहादुर शाह मुगल वंश का जो है आपका एक सेकेंड सही है जी, है ना, आपका अवध के नवाब और आपका जो है बंगाल का नवाब और मुगल वंश के जो है उस समय जो राजा हुआ करता था। तो ये तीनों है ना, ये क्या है ना कि वो तीनों ही राजे ही थे, तो इसमें थोड़ा सा पटा जाता है इंसान। इसके अलावा जब ये हार गए तो एक संधि होती है इलाहाबाद की संधि, किसके किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और ओवरऑल जो भारत के शासक मुगल शासक आपका बहादुर शाह शाह आलम द्वितीय, है ना, शाह आलम द्वितीय, यहाँ भी बादशाह शाह आलम द्वितीय सही लिखा है, के बीच में संधि के तहत जो है बिहार और बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे, यानी 1765 में जो संधि हुई थी 1764 का ही परिणाम था। इसके अलावा 1764 में बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम थे। ये भी पार्टिकुलर आपके बिहार, यूपी अभी कोई भी स्टेट एग्जाम्स में पूछते हैं। साथ ही साथ एसएससी ये पूछता है कि 1764 की जो बक्सर की युद्ध हुई अंग्रेज की तरफ से कौन लड़ रहे थे? तो हेक्टर मुनरो लड़ रहे थे। पुरंदर की संधि 1665 में होता है, शिवाजी और जय सिंह के बीच में होता है। शिवाजी जो है आपका शिवाजी है मराठा साम्राज्य के संस्थापक। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत समाप्त होती है। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में होती है। एक एक बात जो है, एक क्वेश्चन और कई सारे आंसर हैं, है ना, कई क्वेश्चन कई आंसर कह सकते हैं आप, तो बातों को अच्छे से सुने। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक कथन गलत है? पहला कथन है उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए, एकदम सही है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं, राज्यपाल के साथ साथ ये भी करते हैं, तो एकदम सही है। उन्हें सदन में कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार नहीं है, हवा में रखते हैं। वह भारत सरकार के सबसे बड़े विधिक अधिकारी सलाहकार होते हैं, एकदम सही है। देखिए ये सब जो है ना, ये ऑप्शन नंबर सी गलत है। उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। बाद में की जो है आप भाग ले सकते हो एज अ महान्यायवादी, तो संसद के जो है कोई भी कार्यवाही में आर्टिकल 88 उनको पावर देता है और वो भाग ले सकते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते हैं, तो ये एक ड्रॉबैक है। इनके अलावा अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति साहब करते हैं। वर्तमान में महान्यायवादी आर वेंकट रमनी साहब है ना। जिस प्रकार से केंद्र में सबसे बड़े विधिक अधिकारी महान्यायवादी होते हैं, उसी प्रकार से राज्य में महाधिवक्ता होते हैं, लेकिन महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। साथ ही साथ महाधिवक्ता की योग्यता अगर आपसे पूछता है तो जिस प्रकार से केंद्र में महान्यायवादी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चुने योग्य होना चाहिए, उसी प्रकार से किसी राज्य के महाधिवक्ता उस राज्य के हाई कोर्ट या भी किसी राज्य के हाई कोर्ट के, है ना, न्यायाधीश चुने जाने की योग्यता रखता हो, तभी जो है ये सिलेक्ट हो सकते हैं। आर्टिकल 165 का प्रयोग करता है राज्यपाल, जिस प्रकार से राष्ट्रपति 76 का प्रयोग करते हैं। पल्सर से आप क्या समझते हैं? गाड़ी है, दोपहिया है पल्सर? नहीं भाई, पल्सर एक तीव्र गति से घूमने वाला, घूर्णन करते हुए न्यूट्रॉन तारा है। अब बात आया कि न्यूट्रॉन तारा क्या है, तो न्यूट्रॉन तारा क्या होती है? सबसे पहले पल्सर के बारे में थोड़ा सा बता दें। पल्सर जब घूमता है, जब ये चक्रण करता है, तो अपने पीछे क्या छोड़ता है? विद्युत चुंबकीय तरंग छोड़ते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा न्यूट्रॉन तारा नया शब्द होगा, तो न्यूट्रॉन तारा क्या है? सुपरनोवा की जब विस्फोट होती है तो इसका निर्माण होता है किसका? न्यूट्रॉन तारा का। कॉर्सर्स ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, है ना, अर्धतारीय गुण वाला पदार्थ जिससे रेडियो तरंग निकलता है, इसे क्वासर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वासर्स। क्या कहते हैं?
क्वासर्स कहते हैं। ये तारा का पूरा तारा नहीं होता लेकिन तारा का गुण रखने वाला एक पदार्थ होता है, ठीक है ना। ये ब्रह्मांड में है, इसे क्वासर्स कहते हैं। इससे रेडियो तरंग निकला करती है। तारा अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। सूरज भी एक तारा है, ये बात तो आप जानते ही होंगे, जिसका निर्माण निहारिका से हुआ। अब ये निहारिका क्या है मेरे भाई, कितना बताओगे? तो बताऊंगा वहां तक जहां तक आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो निहारिका जो है ये आकाश गंगा में धूल और गैस से जो छाए हुए घने बादल है उसे निहारिका कहते हैं। निहारिका से तारा का निर्माण होता है। सुपरनोवा विस्फोट से किसका, पल्सर का निर्माण, न्यूट्रॉन तारा का निर्माण होता है ना। तो ये सब ध्यान आपको रखना है। ब्रह्मांड से संबंधित विस्फोटित सिद्धांत जो है, महाविस्फोटित सिद्धांत, वो जॉर्ज लमेतर के द्वारा दिया गया है। और ये वाली जितने भी पॉइंट है इसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली यही लाइन है कि ब्रह्मांड के महाविस्फोटित सिद्धांत किसने दिया है। आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है, स्पाइरल होती है सबसे ज्यादा, कुछ दीर्घवृत्ताकार होता है इलिप्स के आकार का, और कुछ का जो है अनसर्टेन है, ठीक है, जिसकी आकार सुनिश्चित नहीं है ना। तो जनरली आप स्पाइरल मारते हो, स्पाइरल होती है, बाद बाकी ये सब भी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। मतुआ धर्म मेला किस राज्य के प्रमुख त्योहार है, तो मतुआ समुदाय के द्वारा ये पश्चिम बंगाल का प्रमुख मेला है, समुदाय का, है ना। सामुदायिक लोग इकट्ठा होते हैं। पश्चिम बंगाल के अन्य मेला में गंगा सागर मेला है, ये मकर संक्रांति के समय लगती है। इसके अलावा कोलकाता का प्रमुख आकर्षण की बात करेंगे, दक्षिणेश्वरी काली मंदिर, ये कोलकाता में है, नाम से ऐसा लगता है कि ये दक्षिण में होगा, है ना। फोर्ट विलियम कॉलेज है कोलकाता के अंदर। इसके अलावा करेंसी बिल्डिंग जो मुद्रा भवन है ये भी आपका है कोलकाता के अंदर है। एसएससी सीजीएल ने मुद्रा भवन को पूछा था 2021 में। इसके अलावा माता खीर भवानी मेला, ये लेटेस्ट वाला 2023 में भी हुआ है, जम्मू कश्मीर में होती है। मोरलेम चेनमो महोत्सव, हेमिस महोत्सव, स्पुतनिक गस्तर और लोसार, ये चारों के चारों लद्दाख के नाम से याद रखेंगे। ऑरेंज फेस्टिवल, नाम से ऐसा लग रहा है कि मैं तो नागपुर मार दूं, लेकिन ये नागालैंड में होता है। माघी मेला, झींगा मेला, ये आपका कहाँ पे, पंजाब के अंदर लगते हैं। अब माघी मेला की बात आई है तो यहाँ पे नोट करके एक लिखा है, माघ साजी नामक एक त्योहार होता है जो मकर संक्रांति के समय हिमाचल प्रदेश के अंदर सेलिब्रेट करी जाती है। इसके अलावा सुहरावर्दी सिलसिला में के प्रमुख किसे माना जाता है, सुहरावर्दी, तो ये शहाबुद्दीन उमर को जो है प्रमुख माना जाता है। जैसे अपने इंडिया में क्या हुआ कि ये जनरली ज्यादा थे, ये थे दादा 14 थे, 14 से भी अधिक थे, लेकिन 14 का जिक्र होता है इस प्रकार का जो समुदाय है सूफी समुदाय, तो उसमें से 4 का वर्णन इंडिया में किया गया है। और ये आपको वर्णन कहाँ पे मिलेगा, तो जो अबुल फजल लिखे हैं किताब अकबरनामा, तो वहां पे इसकी वर्णन मिलती है। तो इन चारों को हम एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे आप 16 महाजनपद का वर्णन अंगुत्तर निकाय नामक किताब में देखेंगे, और हम 16 महाजनपद पढ़ते हैं कि अंग का चंपा था, है ना, और राजगिरी, ये सब जो भी है महाजनपद पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से तो ये जो सुहरावर्दी है इनके संस्थापक अपने शहाबुद्दीन उमर। भारत में चिश्ती संप्रदाय सबसे ज्यादा पूछा जाता है सूफी में, तो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, और इनके दरगाह कहाँ पे हैं, तो अजमेर शरीफ में है। भर दो झोली मेरे ओ मोहम्मद, दर से तेरे न जाएंगे खाली, ये बहुत अच्छा गीत है। लेकिन अगर चिश्ती संप्रदाय के प्रथम संस्थापक की बात करेंगे वर्ल्ड स्तर पे, तो अबू अब्दाल चिश्ती को माना जाता है। इसके अलावा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह बता दिया अजमेर में है। प्राचीन लेख के अनुसार भारत में 4 प्रकार के सूफी सिलसिला का वर्णन है, जानकारी अबुल फजल के अकबरनामा से प्राप्त होता है। चिश्ती संप्रदाय से जुड़े हुए कुछ प्रमुख संत हैं जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख हमीरुद्दीन नागौरी, बख्तियार काकी, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, है ना, हुनूज दिल्ली दूरस्तो और शेख सलीम चिश्ती। तो ये सब जो है कुछ एक चिश्ती संप्रदाय से जुड़े हुए संत है। इसके अलावा कादरी है ना, कादरी है ना, आपने कादरी का नाम और भी जगह सुना होगा, जैसे सरनेम भी होता है कादरी, है ना। इसके अलावा तो ये संस्थापक जो कदरी सिलसिला के ये अब्दुल कादिर जिलानी थे। नक्शबंदी सिलसिला ये ख्वाजा अब उबैदुल्लाह नक्शबंदी, भारत में शेख अमजद फारूकी, ये विश्व स्तर पे और ये भारत स्तर पे। क्या है, उर्दू लफ्ज़ की हमें जानकारी तो इतनी है नहीं, तो पूर्णतः नहीं निकल पाता है, क्योंकि उर्दू लफ्ज़ अपने आप में बहुत ही बढ़िया लैंग्वेज है और जिसको समझ है वो बहुत अच्छा बोल पाते हैं। हम तो उर्दू नहीं पढ़े कभी मेरे भाई। इसके अलावा नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म किस द्वीप पर हुआ था, कोर्सिका द्वीप पर। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के निवासी थे। मृत्यु होती है इसकी 1881 में हेलिना द्वीप पे। तो जन्म कहाँ पे, कोर्सिका में, मृत्यु कहाँ पे, हेलिना द्वीप पे। क्योंकि ये क्वेश्चन रखने का कारण है, हिटलर का जन्म पूछ दिया था आपको बिहार के अभी लेटेस्ट वाली एग्जाम में, तो हमने भी एक क्वेश्चन आपके लिए रखा है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े रहे 1789 में, हालांकि उस समय वो बहुत कम उम्र के थे। इसके अलावा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है और ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा
कहा जाता है, जो तख्ते तौस और कोहिनूर हीरा लेके ईरान फरार हो गए थे। फ्रांसीसी क्रांति का नारा था कि स्वतंत्रता, समानता और मानव बंधुत्व, जो बहुत सारे कंट्री ने इस चीज़ को फ्रांसीसी क्रांति से अडॉप्ट किया है। भगत सिंह का जन्म भी आपसे पूछा जाता है, बंगा में हुआ था, तत्कालीन पंजाब में, अब तो बंगाल पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में, है ना। राजेंद्र प्रसाद का जन्म सिवान जीरादेई में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ था। तो ये कुछ एक जो है हमारे वीर सपूत जिनके जन्म स्थान पूछे जाते हैं। भारत में 5G नेटवर्क संचालन करने वाला पहला दूरसंचार कंपनी तो भारतीय एयरटेल, सुनील मित्तल साहब। और भारतीय एयरटेल ये सुविधा मुहैया कराने के लिए टाटा कंसल्टेंसी, जो आपकी एग्जाम करवाते हैं TCS, उनसे जो है हाथ मिलाया था। भारत का पहला पेमेंट बैंक भी एयरटेल पेमेंट बैंक था, तो ये ध्यान रखेंगे। भारत में पहले अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में किया गया है। 2G, 5G, 3G, 4G ये सब क्या होता है, इसमें G क्या होता है, तो जनरेशन होता है, PD होता है। जैसे कंप्यूटर की जनरेशन होती है, अभी कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन चल रही है आप लोग मुझे कमेंट करोगे। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ 3rd, 4th, 5th एंड एक ऑप्शन है मेरा 4 एंड 5th। तो आप लोग बताइएगा कि कौन से ऑप्शन आप सुटेबल मारोगे कंप्यूटर की जनरेशन में, है ना। कंप्यूटर की पहले में निर्वात का इस्तेमाल हुआ था, दूसरा में, अच्छा ये मैं बता दूंगा तो आंसर ही क्लियर हो जाएगा, चलो फिर भी बता देता हूँ। पहला में निर्वात हुआ था, दूसरा में आपका ट्रांजिस्टर हुआ था, तीसरा में IC चिप हुआ था, चौथा में माइक्रो प्रोसेसर हुआ था और पांचवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ था। आंसर क्लियर है ना। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, जी नर्मदा और ताप्ती। जनरली जो भी नदी उल्टा दिशा में बहता है, ज्वार नदमुख का निर्माण तो करता है लेकिन डेल्टा का निर्माण नहीं करता है। नर्मदा नदी उल्टा दिशा में बहता है, मध्य प्रदेश का जीवन रेखा अमरकंटक से निकलता है ना। ये रिफ्ट वैली को पालन करते हुए अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इतनी तक की बात मैंने मौखिक रूप से कर दी है, यही चीज लिखा है। ताप्ती नदी का उद्गम सतपुरा रेंज के मुल्ताई से होती है और ये खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है, यानी अरब सागर ही कह सकते हैं। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस सम्मेलन 1929 के दौरान जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ली गई संकल्प को, है ना, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को दोहराया गया। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि दूसरी बार पूर्ण स्वतंत्रता की बात कांग्रेस के किस अधिवेशन में करी गई, तो आप कहोगे कराची अधिवेशन 1931, जिसकी अध्यक्षता, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। इनके जन्मदिन पे 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। आजादी के बाद भारत में देसी रियासत को मिलाने की जिम्मेवारी जो है पटेल साहब को सौंपा गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा जो है दुनिया में इस समय सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो गुजरात के केवड़िया में स्थित है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। और इसके जो मूर्तिकार हैं वो राम सितार साहब है। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है। देखिए जो भी लिटरेसी की बात आएगी सबसे कम बिहार की है, पार्टिकुलर पुरुष की भी, पार्टिकुलर महिला की भी और ओवरऑल भी। तो ये बिहार की है, आपके सामने ग्राफ है। पुरुष में सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल की है और पुरुष में सबसे कम बिहार की है। दूसरा स्थान मिजोरम, दूसरा सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। तो कम से कम टॉप 2 जरूर याद रखें। 2011 के जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता 74.04 था, है ना। महिला साक्षरता 65.46 और आपका पुरुष साक्षरता 82.14% था। देश में सर्वाधिक साक्षरता केरल का है, चाहे तो महिला कहो, पुरुष कहो, ओवरऑल कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लक्षद्वीप की है। इसके अलावा महासुंदरी देवी का संबंध किससे है, तो ये मिथिला पेंटिंग से है। मिथिला पेंटिंग आप जानते हैं मिथिला पेंटिंग क्या होता है। मिथिला पेंटिंग इस प्रकार से होता है जिसमें देवी देवताओं को चित्रित किया जाता है ना। देवी देवताओं को चित्रित किया जाता है और नेचर का सहारा भी लिया जाता है, फूल पत्ती भी बनाए जाते हैं। ये देखो मैं छोटा सा मिथिला पेंटिंग बनाया, चूंकि ये हम जानते हैं लेकिन हमें बनाने नहीं आता है ना। तो इस प्रकार से बनाते हैं मिथिला पेंटिंग। जनरली इसमें जो है हिंदू देवी देवता कैरेक्टर के रूप में आते हैं। इसके अलावा मिथिला पेंटिंग में जो महारत हासिल किए हैं इसमें कुछ कलाकार हैं, जिसका अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इस बार जो 2023 में पद्म श्री दिया गया है उसमें एक कला के क्षेत्र में बिहार के जो कलाकार को दिया गया है सुभद्रा देवी, जो पेपर मेसी कला के लिए जानी जाती है, एक आनंद कुमार साहब को और एक आपका जो है व्यापारी वर्ग में दिया गया था। तो 3 इस बार हमें मिला है ना। इसके अलावा, है ना, जब से बिहारी जी का मंदिर जाने का मन बनाया है, हर लफ्ज में आ जाता है मेरे भाई, जाना वृंदावन। इसके अलावा जो आपका मिथिला पेंटिंग के अन्य कलाकार में आएंगे तो गोदावरी दत्त, इसके अलावा सीता देवी, ये सब जो है आपका भारती दयाल, ये सभी के सभी जो है आपके किस में आ जाएंगे, मिथिला पेंटिंग के कलाकार में आ जाएंगे। मिथिला पेंटिंग जैसे बिहार का है गुलेर और कांगड़ा, ये आपको मैंने हिमाचल प्रदेश का बताया था,
है ना। भित्ति चित्र मैंने ओडिशा का बताया था। वर्ली पेंटिंग मैंने आपका महाराष्ट्र का बताया था, रंगोली भी। सोहराई खोबर मैंने झारखंड का बताया था। फर चित्रकला मैंने राजस्थान का बताया था। तो ये कुछ जो हमारे हैं ये जरूर ध्यान रखिएगा, काम आएगा। गोंड ट्राइबल पेंटिंग ये आपका कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख कारण क्या है, क्रिप्स मिशन की विफलता। 1942 में क्रिप्स मिशन हुआ था, इसमें जो वादे किए गए थे तो वादा न निभा पाया, इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन का कारण आपने देखा, गांधी जी 1942 में 8 अगस्त को ऐलान करते हैं मुंबई के ग्वालियर टैंक से। और आसफ अली साहब भी उसमें जो है मतलब शामिल थे। हालांकि शामिल बहुत आदमी थे, लेकिन जो अंग्रेजों के हत्थे चढ़े या फिर जो अंग्रेजों ने जिससे डायरेक्ट विरोध किया वो लैमलेट में आए, बाद में कि नहीं आए। ऐसे ही होता है ना भाई कि योद्धा तो हजारों लड़ते हैं, जो तुरंत ही मर गए उसके नाम कोई नहीं लेता, जो अंतिम तक टिक गए है ना उनके नाम लेते हैं, है ना। इसके अलावा भारत विश्व युद्ध का तत्कालिक प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण, अभी आपने भारत छोड़ो आंदोलन का तत्कालिक कारण देखा, तो इसी फॉर्म में देखिए। तो प्रथम विश्व का तत्कालिक कारण सेराजेवो हत्याकांड था, जहां पे आपका ऑस्ट्रिया की राजकुमार का हत्या हो गया था। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ये क्या था भाई, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण कर देना। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 में गांधी जी किया था, ये तो मैं आपको बता ही दिया। और आसफ अली साहब भी इनमें शामिल थे, तो ये भी क्वेश्चन अलग से पूछी जाती है। इसके अलावा भारतीय भूभाग में स्थित भारत का सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा, टोटल ऊंचाई 85-86 मीटर, ये कहाँ पे है, ये सिक्किम के अंदर स्थित है। विश्व की 3 सबसे ऊंची चोटी, एक तो माउंट एवरेस्ट है, ये सभी जो है आपका हिमालय रेंज की है। तो माउंट एवरेस्ट है 88-50 मीटर, नेपाल में स्थित है, इसके सागरमाथा कहते हैं नेपाल में। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू या गॉडविन ऑस्ट्रिच 8611 है, पीओके और भारत के पार्ट में पड़ते हैं। इसके अलावा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी ये सिक्किम में है, कंचनजंगा, भारत का प्योरली अपना है, 85-86 मीटर हाइट है ना। हिमालय नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है, नदियों के आधार पे 4 भागों में बांटा गया है। पंजाब हिमालय जो है आपका सिंधु से सतलज, कुमाई हिमालय सतलज से काली, काली से जो है आपका है ना नेपाल हिमालय, और फिर होता है असम हिमालय। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है ना। तीस्ता से देहांग हो जाएगा लास्ट वाला हिमालय, मतलब असम हिमालय, और काली से तीस्ता हो जाएगा नेपाल हिमालय। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। आज तक सिर्फ यही पूछा है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या होती है ना। इसके अलावा हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, उसके जगह पे पहले क्या था, टेथिस सागर यूरेशियन और इंडियन प्लेट के टकराने से हुआ है। नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है, पास्ट के पीडीएफ में आपको सब अवेलेबल है, इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखा गया है। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी के संस्थापक किसने किया था, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडिया हाउस और द इंडियन सोशलिस्ट है ना, इन दोनों ये 3 अलग अलग संस्था है, तीनों के बसाने का श्रेय जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा को दिया जाता है, जिसमें हम इंडिया हाउस ज़्यादा जानते हैं। लेकिन आपको ये भी जानना है, होम रूल लीग भारत के एनी बेसेंट और तिलक के प्रयास से चलाया गया था 1916 में, क्योंकि आप खास हो भाई, आप भीड़ से दूर हो, शांति में पढ़ रहे हो आप, है ना। थियोसॉफिकल सोसाइटी के जनक कौन है, कर्नल अलकाट और मैडम ब्लावत्स्की। इसकी शुरुआत होता है 1875 में यूएसए के अंदर, लेकिन भारत में आता है ये 1882 में। पहला मुख्यालय अड्यार में होता है, किसके प्रयास से, एनी बेसेंट के प्रयास से। किसकी बात हो रही है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की। निम्नलिखित में से कौन सा समिति ग्राम पंचायत से संबंधित नहीं है, आपके ऑप्शन है बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, सादिक अली, राजा चलैया। तो ये पहले जो 3 है ये तो पंचायत से संबंधित है, राजा चलैया टैक्स से संबंधित है, नरसिम्हा समिति बैंकिंग से संबंधित है, तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा से संबंधित है, तो यहाँ पे टैक्स हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा भारत में पंचायती व्यवस्था की शुरुआत 1959 में राजस्थान के नागौर से हुआ था। पंचायत से संबंधित जो आर्टिकल है ये तो 40 है, सीधे सीधे डीपीएसपी के अंतर्गत गांधीवादी में रखा गया है। इसके अलावा 243 के बहुत सारे पार्ट है जो पंचायत के, नगर निगम को और सहकारी समिति को जो है परिभाषित करता है। इसके अलावा अनुसूची 11 जो है ग्राम पंचायत से, भाग 9 जो है ये भी ग्राम पंचायत से। अनुसूची 11 में कितने विषय हैं, तो आपका 29 विषय शामिल है जो ग्राम पंचायत से संबंधित है। पंचायत के चुनाव में भाग लेने के लिए आपकी उम्र कम से कम कितने होनी चाहिए, तो 21 वर्ष होनी चाहिए भैया। और पंचायत की चुनाव हो चाहे नगर निगम की चुनाव हो, मेयर जो मुखिया है उनकी चुनाव कौन करवाता है, तो राज्य के जो चुनाव आयोग होते हैं उसके द्वारा करवाया जाता है। बाद बाकी विधानसभा का चुनाव जो होता है निर्वाचन आयोग भारत सरकार के द्वारा कराया जाता है, जिसके वर्तमान में हेड कौन है, राजीव कुमार साहब है। भारत के त्रिस्तरीय पंचायत का बोला वाला है भैया, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत होता है, ब्लॉक स्तर पे जाएंगे, इसे तहसील भी कहते हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि हमारे बिहार में तहसील कम कहते हैं, हम लोग ब्लॉक ही कहते हैं। इसके अलावा ये जो है तहसील ब्लॉक स्तर पे जाएंगे तो पंचायत समिति होते हैं, और जिला स्तर पे जाएंगे तो
तो जिला परिषद कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। स्थानीय स्वशासन मतलब ग्राम पंचायत से ही है भैया। इसके अलावा पहली बार रेड डाटा बुक का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना 1948 में हुआ था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। रेड डाटा बुक वैसे जीव जंतु को शॉर्ट लिस्टेड करता है जो विलुप्त होने के कगार पे हो या विलुप्त हो गया हो या बहुत ज्यादा संकटग्रस्त हो, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा रेड डाटा बुक में कुछ कलर कोड दिए गए हैं जो कलर के हिसाब से जंतुओं को, पौधों को रखा जाता है। इसमें खाली जंतु को ही नहीं रखा जाता, पेड़ पौधों को भी रखा जाता है ना, तो ध्यान रखिएगा। रेड डाटा बुक में काला रंग वैसे प्राणियों के लिए जो विलुप्त होने के कगार पुष्टि कर चुकी हो, लाल रंग प्रजातियों के लिए जो लुप्त प्राय हो, सफेद रंग दुर्लभ प्रजातियों के लिए, है ना। इसके अलावा मानव शरीर में क्या, जैसे आपका हमारे इंडिया के स्तर पे जो है रॉयल बंगाल जो व्हाइट टाइगर है ना, ये हमारे ख्याल में ये भी दुर्लभ प्रजाति के जैसा हो गया, है ना, क्योंकि व्हाइट टाइगर जनरली हर जगह नहीं देखे जाते हैं। इसके अलावा मानव शरीर के किस अंग में वसा का पूर्णतः पाचन होता है? छोटी आंत में। अब यहाँ से हम साइंस की क्वेश्चन देखेंगे वादा अनुसार, लास्ट में आपको साइंस की क्वेश्चन मिलेगा। तो छोटी आंत में जो है वसा का पाचन संपन्न होता है। वैसे मानव का पूरा पाचन ही लगभग छोटी आंत में ही संपन्न होता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि मानव पेट के अंदर भोजन सबसे अधिक किस पार्ट में रहता है, तो छोटी आंत में। अगर आपसे कोई पूछे कि बड़ी आंत और छोटी आंत में दोनों में कौन सबसे लंबा है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये छोटी आंत सबसे लंबा है ना, बड़ी आंत से भी लंबा है छोटी आंत, लेकिन नाम है इसका बड़ी आंत, वही है ना, नाम बड़े और काम छोटे, है ना, तो यही बात। इसके अलावा मानव शरीर में पाचन कहाँ से शुरू होता है? भैया मुख से शुरू होता है, क्योंकि मुख में लार से निकला हुआ एक एंजाइम है टैलिन, जो मुख में भोजन के रूप में जो मांड आता है, स्टार्च आता है, उस पर पचाने का काम शुरू कर देता है। हालांकि वहीं पूर्णतः नहीं पच जाता है। कोई भी काम जो है शरीर में एक ही बार नहीं हो जाता है, ऐसा होगा तो फिर हम आदमी नहीं मशीन हो जाएंगे। इसीलिए हमारा सब प्रोसेस धीरे धीरे होता है, एक सिस्टेमेटिक वे में होता है। इसके अलावा एमाइलेज नामक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के पाचन पर कार्य करता है। पेप्सिन और रेनिन नामक जो एंजाइम है ये प्रोटीन के पाचन में मदद करते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे। जो रेनिन है ये जनरली प्रोटीन को नहीं तोड़ता है, ये दूध से आया हुआ प्रोटीन पे काम करता है, बाद बाकी पेप्सिन अन्य प्रोटीन पे काम करता है। प्रोटीन वास्तव में क्या है भैया? एमिनो एसिड। मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं? 20 प्रकार के। प्रोटीन कैसा आहार है अगर आपसे कोई पूछे तो रेशेदार नाइट्रोजनी आहार है, बताइएगा। इसके अलावा मनुष्य में ऊर्जा का स्रोत वसा है और कार्बोहाइड्रेट है, तो विटामिन वगैरह क्या करता है, फाइबर वगैरह तो ऊर्जा नहीं देता है, ये इंटरनली प्रोसेस के लिए जो है उपयोगी है, बाद बाकी ऊर्जा देने का काम सिर्फ वसा और कार्बोहाइड्रेट भाई ही करते हैं। इनके अलावा परिस्थिति तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत किया था? तो एजी टोंसले के द्वारा किया गया था। सबसे विस्तृत पारिस्थितिकी महासागर है। पारिस्थितिकी प्रणाली सजीव और निर्जीव घटक से मिलकर बने होते हैं, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मैन मेड पारिस्थितिकी क्या हो जाता है? तालाब। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैन मेड पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो तालाब हो जाता है। पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन है? हरा पौधा। मैंने आपको बताया था कि खरपतवार को कौन खाता है? टिड्डा। टिड्डा को कौन खाता है? मेंढक। मेंढक को सांप। सांप को बाज, और बाज जब मर जाता है तो उसको जो है प्रकृति को कौन लुटाएगा? तो अपघटक। अपघटक कौन होते हैं? जीवाणु और कवक। तो इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला चलता रहता है। तो यही में से एक बात यहाँ पे लिखा गया है कि पेड़ पौधे क्या होते हैं प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में? तो क्या होता है? उत्पादक होता है, और हम लोग क्या है? वो उपभोक्ता है ना। इसके अलावा जीव मंडल से प्राप्त ऐसे स्रोत जिसमें जीवन होते हैं जैविक स्रोत कहलाते हैं, तथा जिसमें जीवन नहीं होते हैं अजैविक स्रोत कहलाते हैं, ठीक है। देखिए ना, जितना ये बढ़ रहा है ना टेक्नोलॉजी वगैरह, एक दिन भगवान जी कहेंगे या भी ऊपर वाले जो भी हमें कंडक्ट कर रहा है, जिसके हाथ में हम सबका डोर है, एक दिन ऐसा कर देंगे कि हम कुछ मिट्टी से उपजवे नहीं करेंगे, खाओ तुम लोग कंप्यूटर, है ना। इसके अलावा पारिस्थितिक तंत्र प्रणाली में शैवाल को उत्पादक माना गया है। यह कई प्रकार के होते हैं, लाल शैवाल, हरा शैवाल, भूरा शैवाल। इसका नाम पूछा जाता है पार्टिकुलरली आपके एसएससी के एग्जाम में, तो जो लाल होते हैं उसे रोडोफाइटा कहते हैं, रेड कलर से याद रखेंगे रोड, है ना। इसके अलावा जो हरा शैवाल होता है इसे क्लोरोफाइटा कहते हैं। जैसे आपने नील हरित जो आपका लवक होता है उसे आपने क्लोरोफिल कहते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया में आवश्यक होता है, तो वहां से इसे भी आप याद रख सकते हैं क्लोरोफिल से, क्लोरोफाइटा, जिसे हरा शैवाल कहते हैं। भूरा शैवाल को हम फियोफाइसी कुल में रखते हैं, जिसे फियोफाइटा कहते हैं। थैपाल अपने आप में जो है थैलोफाइटा समूह से बिलोंग करते हैं, इसमें जीवाणु और कवक भी होते हैं, और ये दुनिया की सबसे बड़ी प्राणी समूह है। इनके अलावा
खाना बनाने वाले बर्तनों में नॉन स्टिक कोटिंग, ये आप बहुत पुराने क्वेश्चन है टेफ्लॉन, लेकिन इस प्रकार के और क्वेश्चन बताऊंगा इसीलिए यहीं इससे रखा हूँ। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में हीलियम गैस मिलाते हैं। एक्वाग्लांस में गोताखोर कौन मिलाते हैं? आपका हीलियम गैस मिलाते हैं। और जो मरीज को आपके अस्पताल में दिया जाता है वो भी प्योरली ऑक्सीजन नहीं होता है, अगर मरीज बहुत सीरियस है तो उसमें भी हीलियम गैस की मिश्रण किया जाता है, ताकि जो है उसे लेने में जो है इंटरनली नली वगैरह को घर्षण न उत्पन्न हो, खरोंच ना आए, आसानी हो, दिक्कत ना हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं कि हीलियम गैस अदाहा होता है, इसीलिए जो है वायुयान के टायर वगैरह में भी भरे जाते हैं, गुब्बारा में भी भरे जाते हैं हीलियम गैस। और हीलियम गैस सभी अक्रिय गैस में सबसे कम जो है अनुभार रखते हैं, और ये अक्रिय है इसीलिए ऑक्सीजन में मिला के लिया जाता है। अगर क्रियाशील होता तो पेटे में जाके क्रिया कर लेता, ब्लास्ट कर देता है ना। तो ये सब समझ रहे हैं ना, हर जगह आपके लिए क्वेश्चन और आंसर आपको ढूंढता रहता है। कीटनाशी के रूप में विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, जिसका निर्माण बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस को जब प्रवाहित करते हैं टेम्परेचर की उपस्थिति में, तो आपका जो है क्या होता है भाई, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, जिसका सूत्र आपका CaOCl2 होता है, इस प्रकार से, है ना। इसके अलावा प्राकृतिक रबर किसके बहुलक हैं? आइसोप्रीन के बहुलक होते हैं। पॉलीविनाइल जो PVC होता है, आपने PVC पाइप का नाम काफी बार सुना होगा, PVC पाइप बोलता है ना, घर में PVC पाइप का इस्तेमाल करो भाई, है ना। तो ये जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ये जनरली मतलब नाम बड़े और काम छोटे, सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछता है, आंसर काफी छोटा है। विनाइल क्लोराइड से ही बने होते हैं, पॉली शब्द लग गया, मतलब बहुत सारे विनाइल क्लोराइड का जो है मिक्सअप है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म, दोनों का उपयोग निश्चेतक के रूप में बेहोशी की अवस्था में लाने के लिए किया जाता है, लूटपाट में नहीं, चिकित्सा में। इसके अलावा ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितने होते हैं? वैसे तो जनरली -2, लेकिन एकमात्र ऐसा संयोग है जहां पे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होता है। कहां पे होता है? OF2, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन से ज्यादा ऋणात्मक यहाँ पे फ्लोरीन हो गई है। ठीक है मेरे भाई, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः कितना होता है? -2, लेकिन OF2 में कितना होता है? O+2। अपवाद है, आता है आपके एग्जाम में। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? हानि होती है, और अपकरण में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, तो इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको मतलब डिफिनीशन के तौर पे पूछा जाए तो ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है, यानी ऐड होता है ऑक्सीजन और रिमूव करते हैं हाइड्रोजन को। वहीं पे अपकिरण वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन को रिमूवल करते हैं और हाइड्रोजन को एडिशन करते हैं। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहते हैं? जब दोनों अपकरण और ऑक्सीकरण साथ में हो तो रेडॉक्स है। समय आलेख का ढाल किसको प्रदर्शित करता है? जो स्लोप होता है, तो समय और आपका जो है समय और चाल लिखना चाहिए। समय आलेख का ढाल किसको प्रदर्शित करता है ना, एक सेकेंड, समय आलेख का ढाल, हाँ ठीक है क्वेश्चन, ये चाल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चाल कैसा है? चाल एक अदिश राशि है ना। वेक्टर स्केलर आप हमसे बेटर जानते होंगे, अगर आपने इंटर पढ़ा है साइंस से, तो मैथ में भी इसका यूज होता है, एक चैप्टर ही है जैसा कि हमने पढ़ा है। इसके अलावा एसआई मात्रक इसका क्या होता है? MS इनवर्स 1, M के M और S के पावर -1 होता है। दिशा और परिमाण दोनों हो तो सदिश, नहीं हो खाली परिमाणे हो, दिशा न हो तो अदिश। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन तथा इसके द्वारा लिए गए कुल समय के अनुपात को त्वरण कहते हैं। इसका एसआई मात्रक MS इनवर्स 2 होता है। जब किसी वस्तु को तरल में रखा जाता है तो वो वस्तु जो है एक बल लगाता है ना, ऊपर की तरफ, हम नहीं डूबेंगे, तो वो जो बल है वो कौन है? उत्प्लावक बल है। और इसका सिद्धांत कौन दिया था? आर्किमिडीज साहब ने दिए थे। उत्प्लावकता का सिद्धांत, लॉ ऑफ फ्लोटिंग, तैरने का नियम जिसे आप कहते हैं, है ना, वो वस्तु जितना जल को हटाता है ना। इसके अलावा रेडियो तरंग संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का कौन सा स्तर है भैया? आयन मंडल। आयन मंडल की समानता हाइट कितने? 100 से 400 किलोमीटर, और इसके ऊपर जाएंगे तो आपका बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर हो जाता है। वायुमंडल के 5 लेयर हैं, ग्राफ आपके नीचे हैं, है ना भाई। ये है आपके ग्राफ। सबसे पहले रेडियो तरंग की खोज किसने किया था? हेनरी हर्ज ने। हर्ज है फ्रीक्वेंसी का मात्रक भी है। इसके जो उपयोग है रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन इत्यादि में किए जाते हैं। ये जो ग्राफ है इसे आप थोड़ा सा वॉच करते हैं। सबसे नीचे हमारा क्षोभ मंडल है, थर्मोस्फेयर। एक सेकेंड 1 2 3 4 5 सही लिखा है भाई, है ना। ट्रोपोस्फेयर सबसे पहले क्षोभ मंडल, ठीक है। फिर स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, मीसोस्फेयर मध्यमंडल, थर्मोस्फेयर आयन मंडल और एक्सोस्फेयर बहिर्मंडल। इसमें नाम के हिसाब से नहीं जाएगा, काम गलती हो जाएगा। देखिए जैसे समताप है तो हमको क्या लगता है ताप से जुड़ा हुआ सब थर्म होता है, तो हम यहाँ पे खोजते रह जाते हैं, दिक्कत हो जाती है। लेकिन यहाँ पे है आयन मंडल में ये चीज़, ठीक है। तो ये सब थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे। तो ये जो है आपका सभी प्रकार के जो मौसमी घटना
घटना आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बिजली कड़क रहा है, मेघ आ रहा है, वर्षा लग रहा है, बादल हो रहा है। ये कहाँ पे हो रहा है? सबसे निचला वाला में क्षोभ मंडल, इसके सबसे कम ऊंचाई है 1618 मीटर। वायुमंडल जो उड़ जा रहा है ना, ये समताप मंडल में, ये वाला लेयर में उड़ता है वायुमंडल। और इसी समताप मंडल में आपका क्या है? ओजोन लेयर। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तो आपसे पूछता है कि ओजोन लेयर कहाँ है, तो आप बोलते हो समताप मंडल में है। इसके अलावा जो आपका मध्य मंडल है बीच में, इसमें कुछ खास नहीं। इसके ऊपर जो है आपका आयन मंडल, इसमें तरंग वगैरह जो क्वेश्चन का बेस है रिफ्लेक्स करके लाया जाता है। इसके अलावा सबसे ऊपर वाले में हीलियम गैस की प्रधानता होती है। बस इतना ही पूछा जाता है इस वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है। इसके अलावा फिटकरी का रासायनिक नाम आपसे पूछा है, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होता है। देखिए सबसे ज़्यादा बेकिंग सोडा का पूछता है, आज हमने फिटकरी का रखा है। फिटकरी का उपयोग कहाँ होता है? हजामती में, दाढ़ी कटने के बाद चिकनाई लाने के लिए नहीं भाई, जो कटपट ना जाए उसके लिए, जो आपका ब्लड है वो क्लोट होने के लिए, यानी मतलब ब्लड की निष्कासन को रोकने के लिए जनरली यूज किया जाता है। तो हमें लगता है कि हमें चिकनाने के लिए लगा रहा है, और भी लगाइए भाई इधर। इसके अलावा फिटकरी का उपयोग पानी में लटके हुए जो कोलाइडी कण होते हैं उससे भी साफ करने के लिए ये जो किया जाता है। और इस प्रक्रिया में जो जल शोधन, मतलब ये जो आपका जल शोधन होता है, पानी मतलब जले ना हुआ, तो ये प्रक्रिया अस्कंदन के तौर पे कार्य करता है। इस गंदगी को जमा लेता है एक जगह। इसके जगह खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, सूत्र वगैरह तो NaHCO3 होता है। इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। और एक खान धोने वाला होता है जिसे सोडियम कार्बोनेट खाली कहते हैं, Na2CO3 10H2O होता है। इसके अलावा एक होता है कास्टिक सोडा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको। हाइड्रोजन बम के आविष्कारक कौन थे? एडवर्ड टेलर थे, है ना। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करेगा? संलयन के सिद्धांत पे कार्य करेगा। परमाणु बम कौन सिद्धांत पे? तो विखंडन के सिद्धांत पे। संलयन विखंडन क्या होता है बता दिए हैं। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता है संलयन। बारूद का आविष्कार रोजर बेकन ने किया था। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ये सब विस्फोटी पदार्थ का आविष्कारक को मैंने आज इसमें रखा है। इसके अलावा प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो रबर का बल्कनीकरण कहते हैं। हालांकि यहाँ पर बल्कनीकरण लिखा है, थोड़ा सा गलत है ना। इसके अलावा बल्कनीकरण, देखिए कीबोर्ड सपोर्ट नहीं किया, कौन और संयुग होगा, है ना। रबर के सल्फर मिलाने की प्रक्रिया को रबर को बल्कनीकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया की खोज गुडईयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। जंग से बचने हेतु जो लोहा पे आप कोट चढ़ाते हैं वो जिंक का होता है, इसे यस्दीकरण या गैल्वेनेशन कहा जाता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। और मुझे याद है जहाँ तक कि मैं 2012 ईस्वी में एक एग्जाम देने गया था CHSL का, है ना। तो उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था साबुनीकरण। मुझे लगा कि यार इतना सिंपल थोड़ी होगा ऑप्शन, तो मैंने दूसरा मार दिया। इसके अलावा प्राकृतिक वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। दोस्तों ये थे आज के आपका प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। जो भी बच्चे PDF के लिए इच्छुक हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, लिंक क्लिक करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे।